हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। और आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग, लेकिन उसके पहले हम लोग प्रियम्बल को फिनिश करेंगे, यानी जो प्रियम्बल है उसे कंक्लूड करेंगे एंड देन वी विल मूव इनटू यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4, और इसके बाद फिर हम लोग आर्टिकल्स के चीज़ों को देखते रहेंगे। गुड मॉर्निंग हर्ष, भोला, बाकी बच्चे भी एक बार जुड़ जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका प्रियम्बल दिख रहा होगा। ये हिंदी में है हमारा प्रियम्बल और ये इंग्लिश में है। पढ़ सकते हैं प्रियम्बल को। लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ओके। सेम वही चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, which type of social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Okay. Now, अब ये प्रियम्बल हमने पढ़ा। इस प्रियम्बल से हमें क्या क्या चीजें पता चल रही है, तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। सबसे पहली बात हमें जो पता चल रही है वो चल रही है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी कि सत्ता का स्रोत कौन है ना। सबसे पहली बात हमें ये चल रही है पता। दूसरा हमें क्या पता चल रहा है, नेचर ऑफ द स्टेट। लिखा है ना, solemnly resolved to constitute India into a, किस तरह का इंडिया हम बनाने जा रहे हैं, यानी कि भारत की प्रकृति क्या होगी, नेचर ऑफ स्टेट क्या होगा। तो लिखा है सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और जो मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा। तीसरी चीज हमें पता चली, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके सिटीजंस को क्या करना, जस्टिस प्रदान करना, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड उनके बीच भाईचारे को बढ़ावा देना। और चौथा हमें क्या पता चल रहा है, डेट ऑफ अडॉप्शन। ठीक है, तो देखिए चार चीजें हमको संविधान से पता चलती, मतलब संविधान की प्रस्तावना से हमें चार चीजें पता चल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे व्हाट वी नो फ्रॉम प्रियम्बल। व्हाट वी नो फ्रॉम प्रियम्बल। फर्स्ट, यानी हमें प्रस्तावना से क्या पता चलता है, हमें प्रस्तावना से क्या पता चलता है, या प्रस्तावना हमें क्या जानकारी देता है, क्या पता चलता है। तो पहला हमें पता चलता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स ऑफ अथॉरिटी यानी सत्ता का स्रोत। यानी कि आपको पावर कहां से मिलेगा, पावर किधर से मिलेगा हमें, याद रखिएगा। पावर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा किधर से, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि पावर इज डेराइव्ड फ्रॉम, पावर इज डेराइव्ड फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त होती है। यानी कि गवर्नमेंट को चुनकर कौन भेज रहे हैं, अभी 2024 में इलेक्शंस होगा, इसमें कौन किसी भी को सरकार बनाने, सरकार कौन चुनेंगे यहां पर, क्या वो खुद ही चुनेंगे, नहीं, भारत के लोग जाकर वोट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे उसमें, और फिर उसके बाद क्या होगा, वो लोगों को चुनकर भेजेंगे, जो भी सदस्य है उनको चुनकर भेजेंगे। यानी कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है
वो क्या है, वो है भारत के लोग हैं। ठीक है, दूसरी बात करें हम लोग तो दूसरा हमें क्या पता चलता है यहां से, दूसरा हमें पता चल रहा है नेचर ऑफ स्टेट। नेचर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य की प्रकृति कैसी होगी, तो हम लोग उसकी बात करते हैं। पहले आप लोग इसे लिखो, फिर हम लोग नेचर ऑफ स्टेट पे चलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग तीसरे पॉइंट पर चलेंगे, फिर चौथे पर। पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए विशाल कुशवाहा जी, क्यों नहीं करना चाहिए, आगे आपको फॉर्म फिल करना है ना, आगे आपको एग्जाम देना है तो करिए आप। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। अज्जू, जय, जया, कोमल। अच्छा, इंडिया में देखिए, अगर नॉर्मली हम बात करें, एक्चुअल में जो सबसे पावरफुल होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, है ना, गोलू बघेल जी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, कैन आई मूव? गुड मॉर्निंग जयप्रकाश, प्रियंका। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा हमें क्या पता चलता है, समझो। दूसरा हमें पता चल रहा है क्या, नेचर ऑफ स्टेट। नेचर ऑफ स्टेट यानी कि भारत जो राज्य होगा, है ना, राज्य की प्रकृति, यानी कि भारत किस प्रकार का स्टेट बनने जा रहा है। तो देखिए यहां पर हमें क्या क्या पता चलता है, सबसे पहला कि ये क्या होगा, सॉवरेन होगा। सबसे पहला जो हमें क्या पता चल रहा है कि सॉवरेन होगा, सॉवरेन। सॉवरेन यानी संप्रभु होगा। अब ये संप्रभु का मतलब क्या है, हमारे लिखा है ना, कंप्लीटली सॉवरेन, हम भारत को एक संप्रभु राज्य बनाने जा रहे हैं। ये संप्रभु का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। संप्रभु का मतलब होता है कि जैसे भारत कोई भी निर्णय को लेने के लिए, किसी भी निर्णय को समाप्त करने के लिए, टू मेक और अनमेक एनी डिसीजन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। भारत जो है किसी भी निर्णय को लेने के लिए या किसी भी निर्णय को निरस्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए कंप्लीटली क्या है, सॉवरेन है। कंप्लीटली क्या है, इंडिपेंडेंट। वो किसी फॉरेन पावर पर डिपेंडेंट नहीं, किसी विदेशी शक्ति पर या किसी एक्सटर्नल पावर पर निर्भर नहीं है। भारत के अंदर कोई कानून बनाना है, किसी तरह का लॉ पास करना है ना, तो वो उसके लिए किसी फॉरेन पावर पर या किसी एक्सटर्नल पावर पर डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं है। यानी कि भारत अपने निर्णय खुद ले सकता है, किसी भी तरह का कोई डिसीजन खुद ले सकता है। यानी कि भारत जो है वो क्या है, मतलब भारत जो होगा वो क्या होगा, वो होगा डिसीजन मेकिंग में क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र होगा। यानी कि सॉवरेनिटी, सॉवरेन का मतलब क्या है कि लिख लीजिएगा, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस और सुप्रीमेसी ऑफ टेकिंग डिसीजन, टेकिंग डिसीजन। यानी कि निर्णय लेने की, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता या सर्वोच्चता, दैट इज सॉवरेनिटी। यानी कि भारत जो है निर्णय लेने में क्या है, स्वतंत्र है या सर्वोच्च है, अपनी कोई भी डिसीजन वो ले सकता है। मतलब क्या है, इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट, इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी, डिपेंडेंट ऑन एनी फॉरेन पावर, एनी फॉरेन एंटिटी, एंटिटी टू मेक और अनमेक, टू मेक और अनमेक एनी डिसीजन। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि भारत किसी भी निर्णय को लेने या निरस्त करने के लिए, भारत किसी भी निर्णय को लेने या निरस्त करने के लिए किसी विदेशी शक्ति पर निर्भर नहीं है, किसी विदेशी
शक्ति पर निर्भर नहीं है। ठीक है? इसके बाद की बात करते हैं हम लोग। तो भारत क्या आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से सॉवरन है? यस, इंडिया इज एक्सटर्नली, इंटरनली एंड एक्सटर्नली सॉवरन। इंडिया इज internally and externally sovereign and externally sovereign। यानी कि भारत आंतरिक और बाह्य, आंतरिक तथा बाह्य दोनों तरीके से सॉवरन है, दोनों तरीके से संप्रभु है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बता सकते हैं, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। सर और ऐसा कौन सा कंट्री है जो नहीं ले सकता है? प्लीज सर, क्या मोनू जी मैं सवाल आपका नहीं समझ पा रहा हूं, अब क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? रोशन जो भी नाम है, देखते हैं, है ना। मैं बात करता हूं, अभी मैंने बताया था ना आपका कि जब बायो ये जो चल रहा है वो जैसे फिनिश होता है ना, फिर हम क्या कहते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। सर जी फिर कश्मीर का मैटर यूएन में क्यों लेकर गए थे प्राइम मिनिस्टर? उस समय हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था गौरव, गोलू बघेल, है ना। उस समय संविधान हमारा बन ही रहा था जब क्या कहते हैं इसका मैटर यूएन में गया था तब। ठीक है, क्लियर है। जब हमारा संविधान लागू हुआ, जब जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया और जम्मू और कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट बना, उसके बाद कोई मैटर नहीं गया यूएन में। आप बताइए क्या डाउट है हर्ष? अपना निर्णय जो इंडिया कुछ लेता है, अपना निर्णय। ओके, देखिए जैसे मान लेते हैं कि अभी कुछ दिन पहले रसिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, मोनू जी, रसिया और यूक्रेन का वॉर हुआ। अब वहां पर भारत को किसका सपोर्ट करना है? भारत को किसका मतलब सपोर्ट करना है, या भारत को मतलब रसिया का सपोर्ट करना है, या यूक्रेन का सपोर्ट करना है, या दोनों में से किसी का नहीं करना है? इसके लिए भारत किसी फॉरेन एंटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, भारत अपने निर्णय खुद लेगा। भारत ऐसा नहीं कि कहेगा अमेरिका नहीं रूस को इसको यूक्रेन को सपोर्ट करो, या फिर कोई और कहेगा कि नहीं रसिया को सपोर्ट करो। तो भारत अपने निर्णय खुद ले सकता है। जैसे भारत कोई कानून ला रहा है, एग्रीकल्चर बिल ला रहा है ना, तो एग्रीकल्चर बिल मान के चलिए लाए, या भारत ने मान लीजिए महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन देने के लिए एक बिल लाया, तो उसके लिए भारत किसी फॉरेन एंटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, वो भारत अपने निर्णय खुद ले सकता है। किस देश के साथ हमें ट्रेड करना है, किस देश के साथ हमें व्यापार करना है, नहीं करना है, उसके लिए भारत खुद डिसीजन लेगा, वो किसी फॉरेन एंटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, सॉवरेन का ही तो मतलब बता रहा हूं। सचिन मान लीजिए कि आप हैं सचिन, और आपको अपने लाइफ में क्या करना है। इफ यू वांट टू बिकम एन एक्टर और ए क्रिकेटर और ए सिंगर और एन ऑफिसर, अगर आप ये डिसीजन अगर आप खुद ले पा रहे हो, इट मींस यू आर सॉवरेन। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं डिसीजन, आपके पेरेंट्स डिसीजन ले रहे हैं, आप अपने लाइफ में क्या करोगे? इट मींस यू आर नॉट सॉवरेन, है ना। यानी कि जब निर्णय लेने की सर्वोच्चता या निर्णय लेने की स्वतंत्रता आपके पास हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉवरेनिटी कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं। ओके, क्लियर है यहां तक? कई सारी कंट्रीज है मोनू जी, है ना, अमेरिका है, कई सारी मैक्सिमम कंट्रीज जो है सॉवरेन है, संप्रभु है ना। भारत का बुराई नहीं कर सकता है राहुल गांधी। भारत का बुराई करेंगे तो उनके ऊपर मतलब क्या कहते हैं, अगर भारत का अपमान करेंगे, है ना, तो उनके ऊपर फिर जो है देशद्रोह वगैरह का वो चल सकता है ना। किसी पार्टी का अपमान करना वो अलग चीज है। अभी बहुत सारे टॉपिक बचा पवन, अभी तो स्टार्ट ही हुआ, अभी तो मतलब मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, चले आगे चले हम लोग, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब दूसरा देखिए, दूसरा जो हमारा लक्षण है, दूसरा मतलब जो नेचर है वो क्या है? दैट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यानी समाजवादी। देखिए ये जो सोशलिस्ट वर्ड था, ये हमारे मूल प्रियम्बल में नहीं था, मतलब सॉरी हमारे मतलब हाँ, जो मूल प्रियम्बल है, हमारा जो मूल संविधान है, जो मूल प्रस्तावना है, उसमें यह शब्द नहीं था। इसे बाद में इंक्लूड किया गया, कब? बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। ये हमारे
मूल संविधान में नहीं था। लेकिन इसका मतलब क्या है? सोशलिस्ट का मतलब होता है नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि किसी के साथ आप क्या नहीं कर सकते हो, मतलब जाति, धर्म, जन्मस्थान, लिंग, नस्ल, इसके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो समाज में। मतलब कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट, है ना, मिडिल क्लास, है ना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। समाज में सभी को मतलब क्या हो, एक तरह से मतलब इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक है ना, उनके बीच कोई भेदभाव नहीं हो। हाँ? हमारा जो देश, हमारे देश के अंदर जो सोशलिज्म है ना, वो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का जो सोशलिज्म है और गांधीयन सोशलिज्म, दोनों का मिक्सचर है हमारे देश के अंदर। जो इंडियन सोशलिज्म है, आप लिख सकते हो यहां पर, मतलब इसका पहले आप मतलब लिख लीजिए कि जन्म किसी के साथ, मतलब ऐसे लिख लीजिए, लिंग, जाति, धर्म, नस्ल तथा जन्मस्थान के आधार पर, तथा जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, कोई भेदभाव नहीं हो, ठीक है। आप लिख सकते हैं अगला पॉइंट कि अगर आपसे कभी पूछा जाए इंडियन सोशलिज्म इन मिक्स, इंडियन सोशलिज्म इज मिक्सचर ऑफ मार्क्स एंड गांधीयन सोशलिज्म, यानी जो भारतीय समाजवाद है वो मार्क्स और गांधी जी का जो समाजवाद है उसका क्या है, मिश्रण है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर। हाँ, कई सारे ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, बट हमें उसमें नहीं जाना है। हाँ राहुल, ठीक है, वी आर, मतलब यहां पर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। कई सारे ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कई सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, है ना। चलिए, जय, वी आर नॉट, यहां पर हम लोग पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, है ना। वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, वो मतलब अपने डिसीजंस कैसे लेता है, नहीं लेता है, हम लोग उसमें नहीं जाने वाले, ठीक है। राज्य संप्रभु इंटरनली संप्रभु होते हैं, इंटरनली सॉवरन होते हैं, बट दे आर नॉट एक्सटर्नली सॉवरन, है ना। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बताइए। लास्ट पॉइंट का हिंदी लिख लीजिएगा। भारतीय समाजवाद मार्क्स मार्क्स और गांधी जी के समाजवाद का मिश्रण है। मार्क्स और गांधी जी के समाजवाद का मिश्रण है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे मूव करें। अब तीसरा देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है, थर्ड जो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या कहते हैं, नेचर है। तीसरा नेचर की अगर हम लोग बात करें, तीसरा कहता है सेक्युलर। क्या है? सेक्युलर है। ये सेक्युलर वर्ड भी जो है ना, याद रखिएगा, सेक्युलर या जिसे हम कहते हैं पंथ निरपेक्ष। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एक होता है धर्म निरपेक्ष, एक होता है पंथ निरपेक्ष। हमने जो वर्ड यूज किया है दैट इज पंथ निरपेक्ष, है ना। अच्छा, मार्क्स का सोशलिज्म क्या है? देखिए, मार्क्स का सोशलिज्म जो है ना, वो ये कहता है कि कोई अगर, मतलब क्या कहता है, रिसोर्स है, जैसे मान लीजिए जमीन है। मार्क्स का सोशलिज्म क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कोई लैंड है, उस लैंड में कोई किसी का मतलब पर्सनल लैंड नहीं होगा। मान लीजिए आपका गांव है, आपके गांव में जितनी भी जमीन है, मान लेते हैं, मान लीजिए कि आपकी गांव है, आपके गांव में 100 एकड़ जमीन है और उसमें 1000 लोग रह रहे हैं, तो 100 एकड़ पे जो भी फसल होगा, 100 एकड़ में जो भी फसल होगा, उन 1000 लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि समाज में ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई अपर क्लास, ना कोई मिडिल क्लास, सभी बराबर, सभी का बराबर हक है उसके ऊपर, सभी के पास बराबर चीजें हैं। ये कहता है मार्क्स का सोशलिज्म। ओके अमित, चलिए
अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद जो पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि स्टेट डोंट हैव एनी डोंट हैव एनी रिलीजन, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे कई सारी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान कहता है वी आर, मतलब कि हमारा अपना रिलीजन है मुस्लिम, नेपाल हिंदू। लेकिन जो हमारा देश है, हमारे देश के अंदर कहा गया है कि वी डोंट हैव, हमारे देश का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, हमारे देश में अपना कोई संविधान नहीं होगा, मतलब सॉरी अपना कोई धर्म नहीं होगा हमारे देश का। हमारे देश के अंदर सभी धर्मों का बराबर क्या होगा, सम्मान होगा। सभी धर्मों का क्या होगा, सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और याद रखिएगा हमने जो यहां पर जो फॉलो किया है सेक्युलरिज्म का, वो क्या फॉलो किया है हमने, वो किया है पंथ निरपेक्ष। यहां पर पंथ की हमने बात करी है। एक होता है धर्म निरपेक्ष, एक होता है पंथ निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए कि हिंदू है, हिंदू में भी अलग अलग पंथ है। मुस्लिम में भी अलग अलग पंथ है, जैसे सिया है, सुन्नी है। इसी तरह जैसे बौद्ध है, उसमें भी अलग अलग उनके पंथ है। जैसे जैन है, उसमें भी दिगंबरा है, श्वेतांबरा है, अलग अलग पंथ है उनमें। तो हम लोगों के, हमारे देश के अंदर जो, मतलब हम धार्मिक मामलों में तो हस्तक्षेप नहीं ही करेंगे, साथ ही साथ जो अलग, जो किसी रिलीजन के अंदर जो अलग पंथ है, अलग जो उनके अंदर जो अलग सेक्ट है, उसके अंदर भी हम लोग क्या नहीं करेंगे, उसके अंदर भी किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे मुस्लिम्स की अगर बात करें, मुस्लिम्स में सिया के अलग कानून है, सुन्नी के अलग कानून। ये कहता है हम मुस्लिम धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो सिया और सुन्नी उनके भी अगर अलग अलग कोई मतलब रिचुअल्स हैं, उसमें भी हम क्या नहीं करने वाले, हस्तक्षेप नहीं करने वाले। जैसे मान लीजिए जैन है, जैन में दिगंबराज, श्वेतांबराज है ना, उनका अलग अलग अपना वो है। दिगंबराज जो होते हैं वो न्यूड रहते हैं, वो कपड़े नहीं पहनते। श्वेतांबर जो है कपड़े पहनते हैं। तो ऐसा कि जैन धर्म के मतलब हम लोग उसमें तो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन जैन के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट है, हम उसमें भी क्या नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी कि हमारे देश के अंदर जो सेक्युलरिज्म है वह एग्रेसिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म है। यानी कि हमने मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं, रिलीजन के साथ साथ हम जो उसके अंदर जो डिफरेंट सेक्ट है उनके भी मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये जो मतलब हम लोग जब बात करेंगे इसके ऊपर, सेक्युलर के ऊपर, कि हमारे देश का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाएगा, सभी धर्मों को बराबर वो किया जाएगा। तो यहां पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप रिलीजन के मामले में कुछ भी कर सकते हो, किसी तरह का कुछ कर सकते नहीं। उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाते हैं स्टेट के द्वारा। जब हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, और वहां पर जब हम आर्टिकल 25 पढ़ेंगे, स्पेशली आर्टिकल 25 पढ़ेंगे, तो उस आर्टिकल 25 में पढ़ेंगे कि किन किन मामलों पर जो स्टेट है वो क्या कर सकती है, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर, है ना। उसकी भी हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज पंथ, वही मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी रिलीजन होता है ना, तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मुस्लिम है, मुस्लिम में भी अलग अलग सेक्ट है। जैसे उसमें भी क्या है, सिया है, उसमें भी सुन्नी है, ये उनके अलग अलग नियम होते हैं। जैसे जैन है, उसमें दिगंबरा है, श्वेतांबरा है ना, उनके अलग अलग नियम होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर भी अलग अलग वो बना हुआ हो, अलग अलग हिस्से बने हुए हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्ट बोलते हैं, उसी को हम लोग पंथ बोलते हैं। ठीक है मणिराज जी, आ गया समझ में। नहीं नहीं, ये देखिए अखिल जो ये कहता है ना, वी आर गोइंग टू मेक हिंदू राष्ट्र, है ना, ये सब फर्जी है। आप इन सभी चक्करों में नहीं रहिए। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये जो सेक्युलरिज्म है ये हमारे संविधान की मतलब मूल प्रस्तावना में नहीं था। इस सेक्युलरिज्म वर्ड को भी जोड़ा गया कब, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। लेकिन याद रखिएगा ये जो एक केस था, इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा एसआर बोमई केस। एसआर बोमई केस में याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सेक्युलरिज्म जो है ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यानी जो ये पंथ निरपेक्ष है ये हमारे संविधान के मूल संरचना का हिस्सा है। इसे गवर्नमेंट समाप्त कर ही नहीं सकती, इसे हटा ही नहीं सकती, इसमें संशोधन कर ही नहीं सकती है। इस चीज को आप याद रखिएगा। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत। चलिए, हिंदू में ऐसा कोई पंथ नहीं है। जितेंद्र सिंह बघेल जी,
नो नेवर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चला, कैन आई मूव? सेक्युलर वर्ड मैंने क्या बताया? एसआर बमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी सेक्युलरिज्म जो हमारे संविधान के मूल संरचना का हिस्सा है। और क्या पार्लियामेंट मूल संरचना में कोई संशोधन कर सकती है? नहीं कर सकती है। ये जो कहते हैं ना हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। और हमारे देश में क्या है, कौन सुप्रीम है? कई बार आपको बताया है ना, कौन हमारे देश में सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। संविधान के अनुसार हमारा देश चलता है, न कि मतलब बीजेपी या अन्य पार्टियों के अनुसार। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगला है सेक्युलर के बाद याद रखिएगा हम लोगों ने क्या पढ़ा? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। और इसके बाद चौथा क्या है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है बताइए? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? यहां पर लोकतांत्रिक का मतलब होता है, आप जानते हैं, बाय द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब हम लोगों ने पढ़ा है डेमोक्रेसी का मतलब, इनिशियल लेक्चर्स में आप देखेंगे जाकर कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन, है ना? उसी को अब्राहम लिंकन ने ही कहा था डेमोक्रेसी के बारे में। यानी कि डेमोक्रेटिक का सिंपल सा मतलब यह है कि जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट जो होंगे वो क्या होंगे? हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। ओके, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्या होंगे? इलेक्टेड होंगे। ठीक है, क्या अगर हम बात करें ब्रिटेन, क्या ब्रिटेन क्या डेमोक्रेसी है? याद रखिएगा, ब्रिटेन के अंदर डेमोक्रेसी, ब्रिटेन क्या रिपब्लिक है? याद रखिएगा, नहीं। ब्रिटेन क्या है वहां पर? ब्रिटेन में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। हाँ, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि वहां पर संवैधानिक राजतंत्र है, क्योंकि वहां पर जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड नहीं है, बल्कि हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो क्या है? हायरार्किकल है वहां पर। ठीक है, यहां पर जो हेड ऑफ स्टेट होता है डेमोक्रेसी में वो क्या होता है? इलेक्टेड होता है। जैसे हमारे देश में हम लोग अगर बात करें, हमारे देश के अंदर हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट क्या होता है? इलेक्टेड होता है इनडायरेक्टली। किसके द्वारा? तो आप जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के जितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो राज्य विधान मतलब जो राज्य विधानसभा के जितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो मिलकर क्या करते हैं? राष्ट्रपति को इलेक्ट करते हैं। राष्ट्रपति को क्या करते हैं? चुनते हैं। यानी कि हमारे देश के अंदर जो आपका प्रेसिडेंट है यानी हेड ऑफ स्टेट है वो क्या है? इलेक्टेड है। रिपब्लिक का जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। ओके, क्लियर? केजीएस जी बताया तो कोई ऐसा पंथ नहीं है ना? नेक्स्ट है, हम लोग बात करते हैं इसके बाद, अगला है डेमोक्रेटिक के बाद रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? गणतंत्र। मेरा सवाल है आप लोगों से, हम लोगों ने ये जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है ये कहां से ली? बता सकते हैं? ये जो रिपब्लिक सिस्टम हमने लिया है ये किस देश के संविधान से लिया है ना? याद रखेंगे हम लोग जब बात करते हैं, संवैधानिक राजतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ना? मनीराज जी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इनिशियल लेक्चर जाकर देखिए आप, लगता है पुराने लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं मनी, और अगर नहीं देखे तो इस तरह की समस्याएं आपको आगे भी हो सकती है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आप जाकर पहले इनिशियल पुराने लेक्चर्स आप जाकर देख लीजिए, है ना? ठीक है, बिल्कुल हमने फ्रांस से लिया है रिपब्लिक सिस्टम जो लिया है। और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा कि हेड ऑफ स्टेट इज नॉट हिरारिकल। हेड ऑफ स्टेट इज नॉट हिरारिकल, यानी कि जो मतलब राज्य के प्रमुख हैं वो वंशानुगत नहीं होंगे। राज्य के प्रमुख वंशानुगत नहीं होंगे, वंशानुगत नहीं होंगे। ठीक है, जबकि ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में रिपब्लिक है, तो याद रखिएगा नहीं, वहां पर रिपब्लिक गणतंत्र है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्या है? वंशानुगत है। हेड ऑफ स्टेट जो है क्या है? वहां पर हेरारिकल है। वहां पर जो महारानी है उसका बेटा या फिर उसकी मतलब जो मतलब वहां पर चलता आ रहा है कि महारानी जो मतलब किंग है, किंग का जो बेटा है वही आगे किंग बनेगा, फिर उसका बेटा आगे किंग बनेगा, है ना? क्लियर है? तो वहां पर हेड ऑफ स्टेट जो वो हेरारिकल है। लेकिन हमारे देश में कुछ दिन पहले कौन थे मतलब आपके प्रेसिडेंट? अभी कौन है? अलग है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। फिर इसके बाद हो सकता है कोई और बन जाए।
यहाँ पर वंशानुगत है क्या? तो याद रखिएगा नहीं, बिल्कुल वंशानुगत नहीं है। इसका जो मतलब हिंदी है वो क्या है? गणतंत्र है। तो हमारे देश में याद रखिएगा जो नेचर होगा इंडिया का वो कैसा होगा? ऐसा होगा। ठीक है, क्लियर। संवैधानिक राज्यतंत्र है केजीएस यूजर जी, आप लोग इनिशियल लेक्चर जाकर देखिए, अगर नहीं आपने देखा है ना तो आप लोग उसे जाकर देखिए। अच्छा, मेरा पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम है ज्ञान प्रकाश झा। ठीक है, किसी का कोई यहां तक समस्या है तो बताइए। सर समाज बदलता है तो संविधान में संशोधन किया जाता है, मान लीजिए शताब्दियों बाद परिस्थिति पूरी तरह बदल गई, फिर भी इसी शाम धन से काम काम चलेगा। साम धन से मतलब इसी संविधान से। हमारा संविधान वन ऑफ द मोस्ट लिवेबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व का सबसे लिवेबल कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का है, पूरे वर्ल्ड का। क्योंकि हमने अपने संविधान में समाज में जैसे जैसे बदलाव हो रहा है वैसे हम क्या कर रहे हैं, अपने संविधान में संशोधन करते जा रहे हैं। और इसलिए अभी तक हमारे संविधान में 106 संविधान संशोधन हो चुका है, फिर भी हमारा संविधान क्या है? उसी तरह क्या है? पूरा मतलब एक्टिव है। ठीक है, तो हमने समाज के जैसे जैसे समाज में बदलाव हो रहा है वैसे वैसे हम अपने संविधान में संशोधन भी किए जा रहे हैं, और तभी भी हमारा संविधान चल रहा है। नहीं तो कई देशों का संविधान संविधान बनाया 10 साल भी नहीं चला, खत्म। ठीक है, क्लियर। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सर पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में क्या डिफरेंस है? प्रिया जी, धर्मनिरपेक्ष में ना पर्टिकुलर जैसे रिलीजन है ना, जैसे रिलीजियस मैटर्स होते हैं, जैसे हिंदू रिलीजन है, मुस्लिम रिलीजन है, क्रिश्चियन है, सिख है, बौद्ध है, जैन है ना, वो रिलीजियस मैटर्स में कहते हैं कि वी डोंट, मतलब हमारे पास कोई पर्टिकुलर, हम किसी रिलीजियस मैटर में क्या करेंगे? इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक, हम सभी धर्मों को इक्वली क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। और साथ ही साथ देखिए जो पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? किसी धर्म के अंदर जो पर्टिकुलर सेक्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया मुस्लिम के अंदर है शिया एंड सुन्नी, जैसे मैंने आपको बताया कि जैन के अंदर है दिगंबरा एंड श्वेतांबरा, है इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट जो रिलीजन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट। ओके, और ये जो सेक्ट है ना, उस सेक्ट के मामलों में भी हम क्या करेंगे? इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो सेक्ट जिस तरह से अपना रिलीजन चलाना चाहते हैं वो चलाएं, दैट इज पंथ निरपेक्ष। हम पंथ के मामले में भी क्या रहेंगे? इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसमें भी हम क्या करेंगे? मतलब अपने आप को अलग रखेंगे उससे। ये होता है पंथ निरपेक्ष का मतलब, कि पंथ निरपेक्ष जो है दैट इज एग्रेसिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, क्लियर। संविधान को कौन संशोधन कर सकता है? भोला, आई थिंक तुम्हारा भी, तुमने भी इनिशियल लेक्चर नहीं देखे हैं आई थिंक। अगर देखिए जो भी बच्चे हैं जिन्होंने पहले पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज आप पुराने लेक्चर्स देखिए जाकर, है ना। मैंने कई बार बताया चुका हूं मैं कि संविधान में संशोधन करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट है ना। और याद रखिएगा संविधान में संशोधन जो कर सकता है वो पार्लियामेंट कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, इसको लिख लीजिएगा। अरे एकदम एक एक वर्ड तुम लोगों को हिंदी में चाहिए। बताओ, एनडीए और सीडीएस के लिए तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? राज्य के प्रमुख निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित होते हैं। ठीक है, चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप बता सकते हैं। ये फिर किसका सवाल है? संदीप रावत जी, संसद का कितना पावर होता है? अभी हम लोग संसद पढ़ रहे हैं। संदीप रावत, बताओ पहले तो, क्या हम लोग अभी संसद पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं? यस और नो? जो पढ़ा रहे हैं यार इससे डाउट पूछ लो, है ना। तुम पक्का एनडीए के बच्चे हो ना? बताओ संदीप रावत। राज्य के प्रमुख को प्रेसिडेंट ही ना इलेक्ट करते हैं सर। राज्य के प्रमुख कौन? राज्य स्टेट, हेड ऑफ स्टेट जो है इंडिया में वो खुद क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है ना। और हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें, राज्य की जो कार्यपालिका होती है, जो डिफरेंट स्टेट है वहां की जो एग्जीक्यूटिव है उसके हेड गवर्नर होता है। गवर्नर इलेक्ट नहीं होते बल्कि गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है ना। ठीक है, आगे चला हम लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट की जब बात करते हैं समझिएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट यानी जो भारत जो राज्य बनने जा रहा है उसका उद्देश्य क्या होगा? राज्य का उद्देश्य, उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहला क्या? जस्टिस। किस किस प्रकार का जस्टिस? जस्टिस यानी न्याय,
कितने प्रकार का जस्टिस? तो याद रखिएगा 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। यानी 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है। कहां पर? हमारे प्रियम्बल में। यानी कि सामाजिक, सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात करी गई है कि हम यहां के नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय प्रदान करेंगे, है ना। बट याद रखिएगा, ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेंगे, इसका मतलब क्या? इन्फोर्सिएबल है क्या? ये प्रदान करना क्या आवश्यक है क्या? क्या प्रियम्बल इन्फोर्सिएबल है क्या? क्या प्रियम्बल जस्टिसिएबल है क्या? नो, प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसिएबल, नॉट इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि आप इसके लिए नहीं जा सकते कोर्ट में कि नहीं हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हम क्या करेंगे, यहां के नागरिकों को सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रदान करेंगे। आप इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते कि नहीं प्लीज आप इसे इन्फोर्स करवाइए। कोर्ट कहेगा नो, प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सिएबल, नॉट जस्टिसिएबल, इसलिए आप इसको इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट में नहीं आ सकते। बट इस प्रियम्बल के अंदर ये जो सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रदान करने की बात करी गई है, इसका रिफ्लेक्शन मिलता है कहां पर? हमें सोशल जस्टिस का रिफ्लेक्शन कहां पर मिलता है? हमें फंडामेंटल राइट में। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। याद रखिएगा, ये जो सोशल जस्टिस प्रदान करने की बात करी गई है हमारे प्रियम्बल में, इसको आगे हमारे फंडामेंटल राइट चैप्टर में आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, राइट टू इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, है ना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। साथ ही साथ इसको लागू करने के लिए हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान के अंदर जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें दोस्तों इस सोशलिज्म को बढ़ाने की, मतलब सोशल जस्टिस प्रदान करने की बात करी गई है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो आर्टिकल 325 एंड आर्टिकल 326, आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326 ये क्या करता है? आपको पॉलिटिकल जस्टिस प्रदान करता है, यानी राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आर्टिकल 326, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार की, यानी कि किसी भी, मतलब अगर आप 18 से अबव एज के हैं तो आर्टिकल 325 कहता है कि आप अपना नाम जो है, आपको इलेक्टोरल रोल के अंदर अपना नाम आप दर्ज करवा सकते हैं। उसमें किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी ग्राउंड पे, अगर आप अबव 18 है तो। आर्टिकल 326 कहता है कि आप किसी भी इलेक्शन में अगर आप 18 अबव हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं किसी भी इलेक्शन में, चाहे पंचायत का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। आप चुनाव लड़ सकते हैं अगर आप, मतलब जो सर्टेन क्राइटेरिया है एज का, अगर आप उसे फुलफिल करते हैं, लाइक 30 को अगर आप फुलफिल करते हैं तो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव लड़ सकते हैं। 25 अगर आपके एज है तो आप विधानसभा, लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। 21 है तो आप पंचायत, नगर पालिकाओं का चुनाव लड़ सकते हैं। ओके, ये आर्टिकल 325 एंड 326 ये आपको पॉलिटिकल जस्टिस प्रदान करता है। ठीक, ऐसा जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि राजनीतिक न्याय। इसके बाद की बात करें दोस्तों तो तीसरा जो अगला है इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय। इसको लागू करने की बात करी गई है। इसको मतलब इसके लिए प्रोविजन हमारे संविधान में है, कहां पर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। हमारा जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे संविधान के भाग 4 में है, जिसमें कि आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक है। वहां पर क्या है? वहां पर दोस्तों आप जानते हैं वहां पर क्या है? सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात करी गई है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने की बात करी गई है ना। वहां पर आर्टिकल 39D है जो बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। यानी कि वहां पर इकोनॉमिक जस्टिस को प्रदान करने की बात करी गई है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक, अज्जू पटेल जी, तुमने लगता है कि अभी तुम उससे आगे चल रहे हो। मेरे हिसाब से जो मैं करा रहा हूं ना, उससे तुम आगे चल रहे हो। जस्ट वेट, थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना। बेड़ूबारी यूनियन क्या है, केशवानंद भारती केस क्या है, LIC ऑफ इंडिया मामला क्या है, सब बताएंगे। थोड़ा सा सब्र रखिए, इतना बेसब्र मत होइए। हाँ, नहीं मिलता है क्योंकि जस्टिसिएबल नहीं है ना राहुल। डीपीएसपी के प्रोविजंस प्रियम्बल जस्टिसिएबल है नहीं, डीपीएसपी जस्टिसिएबल है नहीं। ठीक,
क्या फायदा है, अभी 11th में हो तो कोई फायदा ही नहीं है करने का पंकज, है ना। लेकिन हाँ करने का कर सकते हो, लेकिन फायदा क्या है इसका, ये बताओ। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आगे चलें। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, जो ये हमने लिया कहां से, ये जो जस्टिस का जो 3 शब्द लिया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये कहां से हमने लिया है, ये हमने लिया रशियन रिवॉल्यूशन से। कहां से, रशियन रिवॉल्यूशन से इस चीज को हमने लिया। ये हमने ऐसे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताया था। और ये रशियन रिवॉल्यूशन कब होता है, इन 1970। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप बताओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है स्टेट का, दूसरा क्या है ऑब्जेक्टिव, दूसरा है लिबर्टी। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। लिबर्टी का मतलब क्या है, किसी तरह जो इंडिविजुअल्स जो हैं उनके फ्रीडम पर किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, किसी तरह का कोई प्रतिबंध ना हो, यह लिबर्टी। और हमारा जो प्रियम्बल है, हमारा प्रियम्बल क्या कहता है, कितने प्रकार की लिबर्टी की बात करें, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। ये 5 प्रकार के लिबर्टी की बात करता है। यानी कि थॉट का मतलब क्या, लिबर्टी विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिलीफ यानी विश्वास, फेथ यानी आस्था, और वर्शिप यानी पूजा या अर्चना, है ना, पूजा या अर्चना। ये जो हमारे उसमें है 5 प्रकार के लिबर्टी की बात करी गई है, ये हमने किधर से लिया है, तो याद रखिएगा ये हमने लिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। कहां से लिया है ये, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि कहां से लिया हमने, फ्रांसीसी क्रांति से लिया। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, इन 1789। यानी कि हमारा प्रियम्बल बात करता है किसकी, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे, इसको लागू किया गया हमारे संविधान में, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड बिलीफ, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। ये किसमें किया गया, आर्टिकल 19 के अंदर आप जब पढ़ेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसी तरह दोस्तों फ्रीडम ऑफ राइट, मतलब जो आपका लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इसकी भी बात करी गई कहां पर, आर्टिकल 25 में, है ना। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा यहां पर जो लिबर्टी प्रदान की गई है ये अब्सोल्यूट नहीं है। चाहे लिबर्टी ऑफ थॉट हो, एक्सप्रेशन हो, बिलीफ हो, वर्शिप हो, यह अब्सोल्यूट नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करने की स्वतंत्रता है, आप नो, कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है, नहीं। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, इसके ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध जो है, इसके ऊपर जो मतलब इंपोज है आपके इस मतलब लिबर्टी को क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है, लिमिट किया जा सकता है ना। यानी कि ये अब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट है, याद रख आप इसके बाद तीसरा याद रखिएगा क्या है, इक्वलिटी। इक्वलिटी, इक्वलिटी यानी समानता। यानी हमारे प्रियम्बल में जो समानता की बात करी गई, किस किस समानता की, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा यानी देखिए, इसके लिए, इसको लागू करने के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 17 को इंक्लूड किया गया है, आर्टिकल 18 को इंक्लूड किया गया है, जो बात करता है इक्वालिटी की। आप अब अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते हैं, अबलिशन टाइटल्स, उपाधियों का अंत है, ठीक है। यानी कि सभी जो है क्या है, इक्वालिटी ऑफ क्या है, स्टेटस, प्रतिष्ठा की समानता। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, आर्टिकल 16 बात करता है ना जी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो आपका ये भी लिया है हमने, जो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये भी कहां से लिया है, ये भी हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही लिया है। कहां से लिया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ठीक है, 1789। फेथ का मतलब होता है आप किसी भी धर्म में आस्था रख सकते हैं। आप हिंदू धर्म को अगर आप मानते हैं, फिर हिंदू धर्म में आप आस्था रख सकते हैं, किसी भी भगवान में आस्था रख सकते हैं, तो ये है फेथ का मतलब, ठीक है।
अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्या, फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी भी देखो हमने फ्रेंच से ही लिया है, लिख लीजिएगा फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब क्या होता है? फ्रैटर्निटी का मतलब होता है सिंपल ब्रदरहुड। ब्रदरहुड यानी भाईचारा। भाईचारा यानी आपस में क्या कर सकते हैं, अपने अपने आप में आपस में क्या करना है, ब्रदरहुड को क्या करना है, प्रमोट करना है। बेवजह किसी से लड़ना नहीं है, सबसे मिलजुल कर रहना है ना। वो है ना, सुना होगा आपने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब यही कि अपने समाज के अंदर बेवजह मतलब क्या करना है, ब्रदरहुड को प्रमोट करना है। और इसी को एक तरह से लागू करने के लिए हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य में एक कर्तव्य आपका यह भी है कि भाईचारे को क्या करना है, बढ़ावा देना है ना। इक्वलिटी का मतलब होता है मनी जी कि समाज में एवरीवन इज इक्वल, इक्वल बिफोर द लॉ, जैसे आर्टिकल 14 है, वो क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ। यानी कि जो मतलब सभी के लिए जो लॉ मतलब जो कानून है वो सभी के लिए क्या है, समान है। कानून की नजर में सभी क्या है, इक्वल है। ठीक है, यह है इक्वलिटी। हम लोग आर्टिकल 14 में इसके बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। अरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस में एक क्रांति हुई थी, है ना, जिस समय लोई 16वां के समय में, उसी को बोलता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, वर्ल्ड हिस्ट्री में। हाँ, ये एनडीए वाले बच्चे ने काफी आतुर है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम लोग चलेंगे इसके आगे। ये था दोस्तों हमारी मतलब उसका ऑब्जेक्टिव। तीन चीजें हमें पता चल गई, अब चौथी चीज क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टेट पार्ट 1 मतलब नहीं समझ रहा हूं मैं आपका, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया है, ये हम आर्टिकल 14 में पढ़ेंगे जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे वहां पर। आगे चलें, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। देखिए चौथा चीज जो हमें पता चलता है क्या, डेट ऑफ अडॉप्शन। हमने क्या बताया, चार चीज हमें पता चलती है हमारे संविधान से। डेट ऑफ अडॉप्शन यानी संविधान को अपनाने की तिथि। अपनाने की तिथि किस दिन अपनाया है संविधान को? तो हमारे संविधान की मतलब हमारे प्रस्तावना से हमें पता चलता है कि हमारे संविधान को कब अपनाया गया है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, डेट ऑफ अडॉप्शन ये भी हमारे प्रियम्बल में लिखा गया है। ठीक है, लिबर्टी का मतलब क्या होता है ना कि आपके जो भी कोई भी इंडिविजुअल है वो कुछ भी करे। ठीक है, इसका मतलब कि उसके ऊपर जो मतलब उसको किसी तरह के उसके ऊपर मान लीजिए कहीं घूम रहा है, कहीं घूमने की, कहीं रहने की, कहीं बसने की, कुछ करने की, कुछ बोलने की, कोई भी इंडिविजुअल वो अपने तरीके से जिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर जो लिबर्टी है वो अब्सोल्यूट नहीं है ना। आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, कहीं भी नहीं घूम सकते हैं, है ना, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके ऊपर क्या है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, यानी युक्त युक्त उचित कारण के साथ उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। जैसे कि आप ऐसे एरिया जहां पर कि मान लीजिए कि एटम बम्स बन रहे हैं, वहां पर आपको जाने की मनाही हो सकती है। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं, हमारे पास क्या लिबर्टी तो मतलब क्या है, हमारे पास फ्रीडम है भारत में कहीं भी घूमने की, भारत में आबाद निर्बाध घूमने की स्वतंत्रता है, या हमारा राइट है। ठीक है, नहीं, इस राइट के ऊपर क्या है, प्रतिबंध है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी मतलब क्या कर सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी युक्त युक्त प्रतिबंध है। आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिसके कारण कि समाज में दंगा हो जाए। ऐसा कुछ आप नहीं बोल सकते जिससे कि आप किसी को बढ़ावा दें किसी अपराध को करने के लिए। ठीक, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक, क्लियर। फ्रैटरनिटी का मतलब होता है सिंपली भाईचारा, यानी कि आप अपने पड़ोसी के साथ बेवजह मत लड़िए, है ना। आपके आसपास जो कोई लोग रह रहे हैं उनके अंदर ब्रदरहुड को प्रमोट करिए, भाईचारे को प्रमोट करिए, अच्छे से रहिए, बेवजह के लड़ाइयों में नहीं रहना है ना। ये आपस में भाईचारे को बढ़ावा देना है, आया समझ में? चलिए इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए हमारे पास दो तीन केस है एक्चुअली में, डिफरेंट केसेस हैं। सबसे पहला केस है बेरोबारी यूनियन केस। सवाल ये उठा कि इस प्रियम्बल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बेरोबारी संघ एक हुआ करता था, भारत का हिस्सा हुआ करता था, बाद में इसे पाकिस्तान को दे दिया गया, तो इसको लेकर क्या हुआ, एक केस हुआ। ठीक है,
1960 बेरूबारी यूनियन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक सवाल रखा गया, इज प्रियम्बल, क्या प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है ना? अगर क्या हमारे संविधान का हिस्सा है, प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन and preamble is not amendable, and preamble is not amendable। यानी कि प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं हो सकता, अतः इसमें संशोधन नहीं हो सकता, ठीक, अतः इसमें संशोधन नहीं हो सकता। यानी कि इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, बेरूबारी यूनियन केस में जब इनके पास समक्ष सवाल रखा गया क्या प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है, क्या प्रियम्बल में संशोधन हो सकता है, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नो, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल इज नॉट अमेंडेबल, जस्ट प्रियम्बल इज जस्ट प्रीफेस, जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? मनी भाई तुम मतलब क्या मतलब यार, तुम्हारा हद है, तुम्हारा मतलब डाउट। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है, व्हाट इज दिस? क्या हम अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के 31 टोटल 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या सभी के नाम याद रखने आवश्यक है आपको? नो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ है ना? तो ये अभी तुम यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यार सवाल पूछने लग जा रहे हैं। क्वेश्चंस रखा करो, जो समझा रहे हैं उसको समझो, है ना? बेवजह क्या अपना इरेलीवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं मनी, है ना? ठीक है, रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा करिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रियम्बल, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, आप सुप्रीम कोर्ट में अटक रहे हैं। दूसरा है केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। जब केशवानंद भारती केस की बात करते हैं, यह केस कब आया? इन 1973, और आज तक के भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण केस है। अगर यह केस नहीं होता, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर ये केस नहीं होता तो आज हमारा संविधान जिस स्थिति में वो नहीं होता, हमारे संविधान में सब कुछ बदल गया होता। ठीक है सर, ऐसा क्या हुआ इस केस में? इस केस का जजमेंट आता है ऑन 24 अप्रैल 1973। 13 जजों का बेंच, 13 जजों का बेंच था, अभी तक का सबसे लार्जेस्ट बेंच गठित हुआ था इसी केस में। और डिसीजन आता है किससे? 7 और 6 के फेवर में डिसीजन आता है, यानी 7 जज ने कहा यस और 6 ने कहा नो। यहां पर पार्लियामेंट के, यानी कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक प्रश्न था, क्या पार्लियामेंट संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधन कर सकती है? क्या प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संसद जो हमारे संविधान के किसी भी हिस्से में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। केस का मतलब होता है वाद, वाद बोलते हैं केस को हिंदी। याद रखिएगा, प्रियम्बल जो है यानी कि पार्लियामेंट जो है संविधान के किसी भी हिस्से में बदल सकती है, लेकिन सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर, एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो संविधान की मूल संरचना जो है उसमें संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि इस केस में ओरिजिन हुआ किसका? द बेसिक स्ट्रक्चर का। कहेंगे सर व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, याद रखिएगा, वह मूलभूत चीजें हमारे संविधान की जिसके आधार पर हमारा संविधान बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा कौन है कौन नहीं है, यह हम डिसाइड करेंगे। डिफरेंट जजमेंट में, डिफरेंट केसेस में हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या हमारे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। जैसे फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सभी क्या है? हमारे संविधान के मूल संरचना का हिस्सा है, यानी कि इसके अंदर बदलाव नहीं कर सकती है पार्लियामेंट। ठीक है, याद रखिएगा जब हम बात करते हैं यहां पर केशवानंद भारती केस में, इसमें जब पूछा गया
क्या प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है? याद रखिएगा कहा यस। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा प्रियम्बल के बारे में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड preamble is amendable, यानी क्या है इसका मतलब? यानी कि प्रस्तावना, इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा है, प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा है तथा इसमें संशोधन हो सकता है, इसमें संशोधन हो सकता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का ये जजमेंट आता है कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल में संशोधन हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठा कि आखिर ये जो है ऐसा क्या हुआ इस केस में कि पहले बेरूबारी यूनियन केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल इज नॉट अमेंडेबल। बेरूबारी यूनियन केस में ये कहा था, बट ऐसा केशवानंद भारती केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को अपना जजमेंट चेंज करना पड़ा। क्या सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट चेंज कर सकती है, प्रीवियस जजमेंट को बदल सकती है? तो यस, बिल्कुल बदल सकती है। उसके लिए एक जो प्रीवियस, मान लीजिए कि प्रीवियस जजमेंट दिया है वो 5 जजों के बेंच ने दिया है, उसके जजमेंट को बदलने के लिए एक लार्जर बेंच ही क्या कर सकती है, उस जजमेंट को बदल सकती है। यानी कि अगर 5 जजों के बेंच ने कोई जजमेंट दिया, उसको बदलने के लिए एक लार्जर बेंच का गठन करना पड़ेगा, यानी कि 7 जजों के बेंच का गठन करना पड़ेगा, तब जाकर वो जजमेंट को बदल सकती है। ऐसा नहीं कि 5 जजों का जो मतलब जजमेंट है उसे 3 जजों का बेंच उसे नहीं कर सकती है, उसको मतलब नहीं बदल सकती है, ठीक है ना। एक लार्जर बेंच क्या कर सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल सकता है। और ये केशवानंद भारती केस में सबसे बड़ा अभी तक का बेंच ये गठित हुआ था इसमें, ठीक। और याद रखिएगा यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, यहां पर जब केशवानंद भारती केस में जब आर्ग्यूमेंट हो रहा था, उस आर्ग्यूमेंट में जो वकील थे, जो मतलब केशवानंद भारती के जो वकील थे, उन्होंने कहा कि सर प्रियम्बल संविधान का हिस्सा क्यों नहीं हो सकता? जैसे संविधान के अलग अलग पार्ट को, अलग अलग आर्टिकल को जैसे क्या हुआ, मतलब कैसे संविधान में शामिल किया गया। आप किस ग्राउंड पर कह रहे हैं कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? जैसे संविधान में डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट पार्ट के ऊपर क्या हुआ, डिस्कशन हुआ, वोटिंग हुई और उसके बाद उसे संविधान में शामिल किया गया। सेम उसी प्रकार प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल के ऊपर भी क्या हुआ, डिस्कशन हुआ, प्रियम्बल के ऊपर भी वोटिंग हुई और प्रियम्बल को हमारे संविधान में शामिल किया गया। और प्रियम्बल सबसे लास्ट आइटम था जिसे हमारे संविधान में शामिल किया गया था। प्रियम्बल वाज द लास्ट आइटम व्हिच इज इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 24th of Jan 1950। सबसे लास्ट आइटम था जिसे कि हमारे संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है सर, ऐसा कैसे? प्रियम्बल को क्यों, ये तो सबसे पहले, फिर उसको सबसे लास्ट में क्यों शामिल किया गया प्रियम्बल को हमारे संविधान में? तो प्रीफेस है, ये तो सबसे पहले पेज पर है प्रियम्बल, अब कह रहे सबसे लास्ट में इसे शामिल किया गया। अरे भाई देखो, संविधान क्या है, हमारा पूरा किताब, और प्रियम्बल क्या है, उसका प्रीफेस, उसका इंट्रोडक्शन। जब तक पूरा किताब नहीं लिख लेते तब तक कैसे किताब का इंट्रोडक्शन लिखोगे कि किताब में क्या क्या चीजें हमने लिखी है, किताब में क्या क्या हमने बताया है। आप उसका प्रीफेस कैसे, पहले पूरी किताब लिखी गई, पहले पूरा संविधान लिखा गया और फिर बताया गया प्रस्तावना में कि हाँ हमारे संविधान में ये चीजें हैं, हमारे संविधान में ये, हमारे संविधान का क्या है, मतलब सार है, क्रक्स है ना। और सबसे लास्ट में प्रियम्बल को क्या किया गया, हमारे संविधान में शामिल किया गया। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, आपका जो कंसर्न है, आपके जो मतलब आपका जो रीजन है वो बिल्कुल जायज है। अगर इस प्रकार से प्रियम्बल को हमारे संविधान में शामिल किया गया है, इट मींस प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस प्रियम्बल इज अमेंडेबल। ओके, अमेंडेबल का मतलब होता है रोशनी हजम जी, संविधान के किसी भी हिस्से को हटा देना, संविधान में कोई नया चीज शामिल करना, या किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना, ठीक है, डेफिनेटली बदला जा सकता है। रिव्यू जुरिस्डिक्शन उसको बोलता है, जुडिशियल रिव्यू नहीं, रिव्यू जुरिस्डिक्शन बोलते हैं अंकित। हम लोग जब बात करते हैं, याद रखिएगा
इसके बाद क्या होता है, 42वां संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, याद रखिएगा प्रियम्बल में सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए। 3 वर्ड कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सेक्युलर तथा इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर तथा इंटीग्रिटी यानी अखंडता जोड़ा गया। और अभी तक याद रखिएगा हमारे प्रियम्बल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, किसके द्वारा? इसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। इसके बाद कभी भी हमारे संविधान में मतलब संशोधन नहीं हुआ। इसके बाद एक केस और याद रखना है ना, इसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा। कल से हम लोग फिर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी स्टार्ट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। इसके बाद एक केस लिखना है आपको, LIC ऑफ इंडिया केस 1995। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रियम्बल जो है हमारे संविधान का इंटीग्रल पार्ट, अभिन्न हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल इज अमेंडेबल। इसमें कहा कि प्रियम्बल जो है, इसमें प्रियम्बल में संशोधन हो सकता है। ठीक, ये 3 केसेस थे प्रियम्बल से रिलेटेड, जैसे कि आपको याद रखने। केसेस तो खैर आपको बहुत सारे याद रखने होंगे, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपको, जैसे पिछले में वामन राव केस बताया था, IR कोयलू केस बताया था, इसी तरह आपका केस है हम लोग जब एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ेंगे वहां पर एक केस है, कियोतो होलहन केस है, कई सारे केसेस है। जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स में आएंगे वहां पर हम पढ़ेंगे मिनर्वा मिल्स केस पढ़ेंगे, मेनका गांधी केस पढ़ेंगे, है ना, बाबा रामदेव केस पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग पुट्टास्वामी केस पढ़ेंगे, है ना, इसके बाद हम लोग विशाखा केस पढ़ेंगे। कई सारे केसेस आपको पढ़ने हैं पूरे इसमें। ठीक है, शुभम यादव जी, आपका सवाल क्या है, आप ये पूछिए, है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप बताइए। सर क्या अब IPC को चेंज किया जा रहा है, किया जा नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल, IPC और CRPC में काफी चेंजेस हुए हैं। इसके ऊपर हम लोग आगे फर्दर बात करेंगे अंकित, है ना। सर मेरे नोट्स अच्छे से बन गए, वेरी गुड सत्यम। हाँ बताइए अनूप, क्या डाउट है? ये लास्ट स्लाइड है। अभी कल हम लोग, अब हमारा प्रियम्बल यहाँ पर कंक्लूड हो गया, प्रियम्बल फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी स्टार्ट करेंगे, है ना। कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और किसी का कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे हम कल की क्लास में। हाँ, फ्रॉम टुमारो यू कैन स्टार्ट, लेकिन प्रीवियस लेक्चर्स को देखो। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको आगे की चीजें समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इसलिए आप बेसिक जो पहले लेक्चर्स अभी तक हैं आपको उसे भी देखना चाहिए साथ साथ। ठीक है, कोई बात नहीं है ना। हाँ तुम मतलब बहुत थोड़ा इमेच्योर लगते हो मनी राज जी, है ना। और मुझे ये पढ़ाते समय इस बेवजह जो इरेलीवेंट जो होता है ना, वो मुझे पसंद नहीं, है ना। थोड़ा पिछले लेक्चर जाकर देखिए, आप उसे पढ़ के आइए अच्छे से। ठीक है, जो मैं पहले करवा चुका हूँ, आपने शायद पहले लेक्चर्स ही नहीं देखे। ठीक है, चलिए कोई नहीं, इट्स ओके। मिलते हैं फिर आपसे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।